पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात को इक्तसादी तौर पे मजबूत करने की ख्वाहिश थी और पाकिस्तान की तरफ हमारा विजन कि हम पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर जाएं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ये सोच थी कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ मजबूत इक्तसादी ताल्लुकात की बुनियाद पे पाकिस्तान के ताल्लुकात बनाएं। तो हमने सितंबर 2014 में चीन के सदर के मुतवक्का दौरे के मौके के लिए इन तमाम मुआहदों की MOUs को तैयार कर लिया, लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद में एक सियासी जमात की तरफ से धरने की सियासत की बदौलत चीन के सदर को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करना पड़ा और वो मजबूर हुए कि पाकिस्तान से होकर जाने की बजाय बराह रास्त भारत का दौरा करें और बिल आखिर अप्रैल 2015 में 8 माह की ताखीर से हमने CPEC के मुआहदों पर दस्तखत किए और जब CPEC के मुआहदों पर दस्तखत हुए तो पूरी दुनिया के अखबारात में जब जिली हरूफ से ये खबर शाये हुई कि चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, तो उस एक इवेंट ने पाकिस्तान का पूरा प्रोफाइल दुनिया में तब्दील कर दिया। इससे पहले जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हालात का सामना था तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी की ऐनक से देखती थी, लेकिन अप्रैल 2015 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के CPEC के MOUs दस्तखत उनके दौरे के मौके पे होने से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के मुकाम या एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की ऐनक से देखना शुरू किया। ये सबसे बड़ा कमाल था, पहला तोहफा था CPEC का कि CPEC ने पाकिस्तान की प्रोफाइल एक सिक्योरिटी स्टेट से एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे दुनिया के सामने तब्दील कर दी। इसके बाद 3 सालों के दौरान रिकॉर्ड मुद्दत में 25 अरब डॉलर के मंसूबों को अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया, उनकी मंजूरी दी गई, उन पे काम शुरू किया गया और उनमें से अक्सर मंसूबे इस मुद्दत में मुकम्मल हो गए। इसके नतीजे में 8000 मेगावाट से ज्यादा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में नई बिजली पैदा करने के मंसूबे शामिल हुए, जिसमें कोल के मंसूबे थे, हाइडल मंसूबों पे काम शुरू हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी थी और जो सबसे बड़ा CPEC का पावर सेक्टर में या तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के लिए तोहफा था कि थर का वो कोयला जो हमारे पास ईरान और सऊदी अरब के तेल जितनी एनर्जी वैल्यू रखता है वो दफन पड़ा था और हम उसे तकरीबन 70 साल से बरूए कार लाने में नाकाम थे चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और सरमाए की कमी थी। तो CPEC ने थर कोल को पाकिस्तान के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बनाया और आज वो हमारे लिए सस्ती तरीन बिजली पैदा करने का मरकज है और आइंदा 300 से 400 साल तक हम वहां से बिजली हासिल कर सकेंगे। इसी तरह CPEC में हमने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा के पाकिस्तान के डिजिटल बैकबोन को मुकम्मल किया। मुल्तान सक्कर मोटरवे बनी, हजारा एक्सप्रेसवे बनी, मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछा, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट हुई, वहाँ पोर्ट के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, वहाँ पर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, टेक्निकल तालीम के इदारे बने। तो ये वो एक भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम था जिस पर हम 2018 तक कामयाबी से अमल करते रहे और उसमें कामयाब हुए। 2020 के बाद CPEC का इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का फेज था जिसके लिए हमें 9 इकोनॉमिक जोन तैयार करने थे। बदकिस्मती से जो हुकूमत हमारे बाद आई वो उस दिलजमी से CPEC को जारी ना रख सकी जिससे हम इंडस्ट्रियल शोबे में वो फवायद हासिल नहीं कर सके जो कि हमें करने चाहिए थे। लेकिन अगर उसको एक तरफ भी रख दें तो जो कुछ हम 2013 और 18 में CPEC के
छतरी तले पाकिस्तान की डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर गए थे या उन्हें शुरू कर गए थे, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की। और ये 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड सरमायाकारी है। इसने हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। इसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को डिमांड पैदा करके नए मौके दिए। इसके नतीजे में पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के वर्कर्स, उनको नई टेक्नोलॉजी और नए मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरबियत हासिल हुई। और साथ ही साथ हमें पाकिस्तान के अंदर इसके साथ जो चीन के साथ तालीम के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। और आज हजारों तालिब इल्म चीन के अंदर पाकिस्तान से जाकर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन है जो CPEC के नतीजे में हुई, जिसने पाकिस्तान को उस वक्त जब कोई पाकिस्तान का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था, पाकिस्तान में कोई $1 सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था, चीन की तरफ से उस वक्त अरबों डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी के अज़म ने साबित किया कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है और ये आयरन ब्रदरहुड है। इसके हवाले से जब 10 साल अब मुकम्मल हो रहे हैं, ये एक तारीखी संग मील है। और ये ज़रूरी है कि हम उन तमाम कामयाबियों को अपने सामने रखें कि जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक को मज़ीद गहरा कर दिया है। CPEC के मंसूबों के साथ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मिसिंग लिंक था कि हम सियासी तौर पे बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इक्तसादी शोबे में हमारा ताउन उतना मजबूत नहीं था। तो CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इक्तसादी शोबे में भी उसी तरह मजबूती से जोड़ दिया है जैसे कि हम सियासी शोबे के अंदर थे। और जो वाइस प्रीमियर हाली फिंग आ रहे हैं, ये चेयरमैन NDRC 2017 में मुकर्रर हुए थे और मुझे इनके साथ कई दफ़ा मिलने का मौका मिला। और इनकी लीडरशिप, नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का काउंटर इदारा है चीन में CPEC के अंदर, उसके अंदर इनकी लीडरशिप से हमें बहुत सपोर्ट हासिल रही। तो इनका CPEC को आगे बढ़ाने में, CPEC को कामयाब करने में बहुत नुमायां किरदार रहा है। इस हवाले से हमारे लिए उनकी पाकिस्तान आमद एक बहुत खुशी का बायस है कि वो CPEC के मेहमारों में हैं। उन्होंने CPEC को कामयाब करने के लिए बहैसियत चेयरमैन NDRC बहुत अहम किरदार अदा किया है। और अब जबकि वो चाइना के इकोनॉमिक एरियाज को देखने के लिए वाइस प्रीमियर के ओहदे पे फाइज हुए हैं, तो हमें उम्मीद और तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला CPEC अब अगले मरहले में, जो कि उसका नेक्स्ट फेज है अप टू 2030, इसमें हम मजीद तेजी के साथ CPEC में पेशरफ्त कर सकेंगे। यहां मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दौरा, इसकी एक अहमियत ये है कि जो पिछले 14 माह के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क का टर्न अराउंड किया है, ये दौरा उस टर्न अराउंड पाकिस्तान की भी एक तस्वीर है कि आज दुनिया दोबारा पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रही है। हमारे दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात में नुमाया सर्द मैरी आ गई थी, अब फिर गर्म जोशी में वो तब्दील हो रहे हैं। और ये दौरा इस हवाले से बेहद अहम है कि जो पिछले 14 माह के अंदर हमने CPEC के हवाले से मुल्क के अंदर फ़ज़ा को तब्दील किया है, जिसकी मैं आपको मिसाल गवादर से देना चाहता हूँ कि जो गवादर पोर्ट पाकिस्तान में CPEC का गेटवे है, उसे गुज़श्ता 4 सालों में किस तरह नज़रअंदाज किया गया। इसकी एक झलक आप इससे देख सकते हैं कि पिछले दौर के 4 सालों में गवादर से 1 लाख टन कार्गो हैंडल हुआ। हमारे 14 महीने में 6 लाख टन से ज्यादा कार्गो गवादर से रूट किया गया है ताकि गवादर पोर्ट को कामयाब किया जा सके। इसी तरह गवादर के पानी का मंसूबा जो 2017-18 से शुरू था,
उसको 4 साल इल्तवा में रखा गया। हमने आते साथ उसे 6 माह में मुकम्मल कर दिया। तो अगर 6 माह में गवादर के अवाम के लिए पानी का मसला मुकम्मल हो सकता था तो वो 4 सालों में क्यों नहीं किया गया। इसी तरह गवादर को बिजली सप्लाई करने के मंसूबे, ईरान का मंसूबा हमने 10 माह में मुकम्मल कर दिया जो 4 साल से जेर तकमील था। गवादर को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए पंजगूर नाल ट्रांसमिशन लाइन जो 4 साल से जेर अल्तवा थी हमने 1 साल में चालू कर दी है। तो सवाल यह है कि ये सब मंसूबे जो हमने 12-14 महीने में मुकम्मल किए हैं ये गुज़श्ता 4 सालों में क्यों नहीं मुकम्मल हो सके। 4 सालों में गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग जो है उसे नहीं किया गया, नतीजतन उसकी गहराई जिसे 14 मीटर होना चाहिए था वो तकरीबन 9 या 10 मीटर तक रह गई थी और उस पर बड़े जहाज नहीं आ सकते थे। अब फिर हमने 4.5 अरब रुपए की लागत से उसकी ड्रेजिंग, जिसका मतलब यह है कि जो पोर्ट में सिल्ट जमा हो जाती है उसकी सफाई का काम शुरू किया है और अगले साल फरवरी तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगी, जिसके नतीजे में बड़े जहाज फिर गवादर पोर्ट के अंदर लंगर अंदाज हो सकेंगे। ये वो सब चीजें हैं कि जिनके अंदर जो हुकूमत ने पिछले 14 माह के अंदर टर्न अराउंड किया है, अपनी कमिटमेंट दिखाई है, अपनी सीरियसनेस दिखाई है, अपनी अहलियत दिखाई है कि हम सी पैक को आगे ले के जाने में न सिर्फ मुखलिस हैं बल्कि करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो इसी का नतीजा है कि आज दुनिया में दोबारा लोग पाकिस्तान की तरफ रजू कर रहे हैं। और इसी का एक और सबूत यह है कि 2018 के बाद एक बड़ी चीन से सरमायाकारी पाकिस्तान में $3.5 अरब की चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1200 मेगावाट बिजली हमें प्रोड्यूस करके देगा उसके लिए सामने आ चुकी है कि जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चश्मा में की। तो पाकिस्तान और चीन के नहायत गहरे ताल्लुकात हैं। हम चीन के नायब वजीर आजम को उनके पाकिस्तान के दौरे के मौके पर पूरी कौम चश्म बरा है। हम कभी नहीं भूल सकेंगे कि किस तरीके से जुलाई 2013 के बाद जबकि पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत उस वक्त नागुफ्ता बे थे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे शदीद बहरान से गुजर रहा था, उस वक्त चीन की क़यादत ने पाकिस्तान का हाथ थामा, पाकिस्तान के साथ सी पैक मंसूबे के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। आज वो मंसूबे पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। अगर उन मंसूबों को हम निकाल दें, पाकिस्तान की मईशत से इन मंसूबों को अलहदा कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत फिर खंडर की शक्ल में नजर आएगी। तो इसलिए हम चीन के अवाम के, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, उसको नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। और हमें इस बात का भी फख्र है कि हम उनके साथ मिलकर 2013 और 18 में सी पैक के जरिए पाकिस्तान में रिकॉर्ड सरमायाकारी करने में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने हमसे वो खिदमत ली और उसने 2017-18 में सी पैक को पाकिस्तान का ग्लोबल ब्रांड बना दिया था। मगर बदकिस्मती से अगली आने वाली हुकूमत ने उसी सी पैक में कीड़े निकालने शुरू किए। सी पैक पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए गए, जिससे वो सेंटीमेंट मुतासिर हुआ, जिससे हमें तवक्को थी कि अरबों डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी। लेकिन अब फिर पाकिस्तान का रुख दुरुस्त तरफ मोड़ दिया गया है। मईशत को ढलवान से ब्रेक लगाकर दोबारा बहाली की तरफ डाल दिया गया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसी पॉलिसी के तसलसल को अगर चलने दिया गया और बरकरार रखा गया तो हम अगले चंद सालों के अंदर उस 4 साल के खोए हुए वक्त को ही नहीं पूरा कर लेंगे बल्कि नई स्पीड के साथ इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां भी हासिल करेंगे। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये दौरा बहुत अहम है, ये सी पैक की कामयाबियों का संग मील है। इस मौके पर चीन के नायब वजीर आजम
एक खसूसी तकरीब जो कि 10 साला सी पैक के कामयाबियों के सिलसिले में मुनक्कद की जा रही है, उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग की नुमाइंदगी करेंगे, उसमें शरीक होंगे, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शरीक होंगे। और हम इस मौके पर चीन के अवाम को और चीन की क़यादत को उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सी पैक के ज़रिए जो हक अदा किया है दोस्ती का, पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकेगी। 60 से 70 हज़ार चीन के वर्कर्स भी आए जिन्होंने नहायत मुश्किल हालात में यहाँ पर काम किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। उन्होंने पाकिस्तान के लाखों वर्कर्स को अपने साथ ट्रेन किया उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जो जदीद तरीन कंस्ट्रक्शन के या जदीद तरीन एनर्जी और तवानाई के, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल एनर्जी थी, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो नई और जदीद टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ पाकिस्तान के इंजीनियर्स को, पाकिस्तान के वर्कर्स को काम करने का मौका मिला। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज था जिसकी कामयाबी कौम का फर्ज है कि हम वो कौमें जो अपनी कामयाबियों को धुंधला देती हैं वो बदएतमादी में रहती हैं। हमें इन कामयाबियों से नया वलवला हासिल करना है, इन कामयाबियों से नया जज्बा हासिल करना है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि 10 साल में सी पैक ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, अगला जो मरहला है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस लिंक्स को फरोग दिया जाए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे लेके जाया जाए, पाकिस्तान में चीन की टेक्नोलॉजी से ज़राअत के शुबे को बढ़ाया जाए, चीन के ताउन से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शुबे में तरक्की दें, चीन के ताउन से हम सोशो इकनॉमिक सेक्टर्स को आगे बढ़ाएं जिसमें अवाम तक ये समरात पहुंचे। तो ये अगला मरहला का सफ़र का आगाज़ होगा, और पिछले जो 10 साल का सफ़र है उसके लिए चीन और पाकिस्तान के अवाम और क़यादत मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। बस ये तो आज का मकसद ये था कि जो चीन के नायब वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनके दौरे के हवाले से एक ब्रीफिंग कर दी जाए। वो फिर का दोबारा कर ये बताएं कि इस दौरे के दौरान कोई मुआहदे भी हो रहे हैं या सिर्फ ये दौरा है और जी, बुनियादी तौर पे तो ये जो दौरा है इसका मकसद जो कॉन्फ्रेंस है डेकेड ऑफ सी पैक, उसमें हमने दावत दी थी कि चीन की तरफ से आला क़यादत की नुमाइंदगी हो, तो सदर शी जिनपिंग ने अपने नुमाइंदे के तौर पे नायब वज़ीर आज़म को नामज़द किया और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये उनका दौरा उस 10 साला सी पैक की तकरीब में चीन की क़यादत की नुमाइंदगी करना है, लेकिन इस मौके पर यकीनन उनके साथ वज़ीर आज़म की और पाकिस्तानी क़यादत की मुलाकात होगी। हम अगले जो सी पैक के मराहिल हैं उसके मामले में उसकी बाबत उनसे गुफ्तगू करेंगे और चंद MOUs जो हैं उनके ऊपर दस्तखत भी होंगे। जी देखिए, इस साल चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से भी एक समिट मुतवक्के है, क्योंकि जहां सी पैक के 10 साल मुकम्मल हुए हैं इसी तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी 10 साल मुनक्कद हुए हैं। और इस हवाले से इस साल के इख्तिताम पे चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट मुतवक्के है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जितने ममालिक हैं वो शिरकत करेंगे। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो सबसे कामयाब मंसूबा है, जो फ्लैगशिप है उसका, वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ही है। और मुझे यकीन है कि उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट पे भी हम सी पैक को नुमाया तौर पे पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ BRI का बल्कि पाक चाइना दोस्ती का एक बहुत मजबूत मजहर के तौर पे पेश कर सकेंगे। जी, ML1 के मंसूबे को भी बदकिस्मती से पिछले 4 सालों में काफ़ी ख़राब किया गया। उसके कोई बामकसद बामानी चाइना के साथ इंगेजमेंट नहीं रखी गई, जिससे कि वो इल्तवा का शिकार हुआ। अभी हाल ही में जब 12वीं JCC का इजलास हुआ तो इस मौके पर रेलवे का जो डेलीगेशन हमारे साथ गया था, उन्होंने 3 रोज़ तक चाइना रेलवे अथॉरिटी के साथ बातचीत की और अब अल्हम्दुलिल्लाह
ML1 के ऊपर, उसके स्कोप के ऊपर, उसके फेजेस के ऊपर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका है और अब हम उसकी जो फाइनेंसिंग है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जो उसका टेक्निकल कंसेंसस था, उसका स्कोप था, उसकी जो फेजिंग थी, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स थे, उनके ऊपर हमारा इत्तफाक हो गया, क्योंकि जब तक ये इत्तफाक ना होता तो आप उसकी फाइनेंसिंग पे भी बातचीत नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूं कि ML1 पे बड़ा ब्रेक थ्रू यही है कि उसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उन सब पे चीन और पाकिस्तान दोनों का इत्तफाक हो गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका जो इफ्तिताह है, इसका जो आगाज़ है वो इस साल मुतवक्के है इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। देखिए, ये तो एक जुल्म है जो 4 सालों में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे अल्तवा में डाले गए, उन सब की कॉस्ट में कम से कम भी 100 से 150% इजाफा हुआ है। क्योंकि ना सिर्फ ये कि डिले हुई, एस्केलेशन हुई, बल्कि इन 4 सालों में दुनिया बदतरीन इन्फ्लेशन का भी शिकार हुई। ख़ास तौर पे पहले पेंडेमिक आया, उससे डिसरप्शन आई, फिर उसके बाद यूक्रेन की वॉर आई, उससे डिसरप्शन आई। तो ये सारे मंसूबों की लागत में इजाफा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो कॉस्ट इंक्रीज़ है उसको काबू में रखें। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि पिछले 4 सालों में कीमतों में खातर खा इजाफा हुआ है, हर प्रोजेक्ट, वो ML1 नहीं, हर पाकिस्तान का तरक्याती मनसूबा मुतासर हुआ है। खुद यानी कि मेरे अपना वो मनसूबा जिसमें मैं जेल काट के आया, नारोवाल स्पोर्ट सिटी, जिसकी टोटल कीमत थी 2.9 अरब रुपया, अब उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 5.5 अरब से बढ़ गई है, क्योंकि 70 करोड़ रुपया नहीं दिया आखिरी, और वो 70 करोड़ जो है अब तकरीबन 2.25 अरब रुपया में पड़ रहा है। उसकी 3 गुना कीमत बढ़ गई है। वो चूंकि जो उसके इम्पोर्टेड चीज़ें थी उसकी कीमत बढ़ गई है, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स बन गए, उन्होंने अपने एस्केलेशन के बिल बना दिए। तो ये मिसमैनेजमेंट है। और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि पिछली हुकूमत की संजीदगी, ये इस्लामाबाद की मेट्रो जो है एयरपोर्ट की तैयार पड़ी थी, हमने आते साथ 15 दिनों में चालू कर दी। वो जालिम 4 साल तक उसे चालू नहीं कर सके, यानी कि उनकी तरक्की उनकी दिलचस्पी नहीं थी। डेवलपमेंट वॉज नॉट देयर फोकस। उनका फोकस क्या था? उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका पर्चा बनाओ, शहजाद अकबर को लाओ, फलाने पे झूठा केस करो, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करो, उससे फलाने को अंदर करो। सुबह भी इमरान नियाजी साहब रिपोर्ट लेते थे कि मुस्लिम लीग नून के कितने खिलाफ केस बने हैं। रात को सोने से पहले भी ये पूछते थे कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ और कौन रह गया। तो जिस शख्स की सोच ही ये हो कि वो मनफी सोच के साथ मुल्क को चलाना चाहता हो, इंतशार में फैलाना चाहता हो, सुबह शाम नफरत अपने हमायतियों में पैदा कर रहा है, उसको बस एक तस्बीह आती थी चोर डाकू, उसके अलावा सब चोर डाकू थे। और अब आपने देखा कि सबसे बड़ा चोर डाकू वो खुद निकला है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का खा गया, 60 अरब रुपया खा गया, और डिकार भी नहीं मारा जालिम ने, और अब पेशी पे भी नहीं जाता है और गिरफ्तारी से भी डरता है। तो जितने भी हम पर इल्जाम लगाए गए ऑपोजिशन पर, उन सारे इल्जामों को आप इकट्ठा कर लें तब भी 60 अरब रुपया टोटल नहीं बनता। उसने एक वारदात में 60 अरब रुपया उड़ा लिया और डिकार भी नहीं मारा, और फिर भी मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा मिस्टर क्लीन हूं। जो हमारी सीपेक के अभी आपने बताया पावर प्रोजेक्ट्स 8,000 मेगावाट की मुकम्मल हुई। पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह हमें क्यों ये जो पावर शॉर्टेज का क्यों सामना है? क्या इसमें कोई जो कैपेसिटी चार्जेस भी हैं या सर्कुलर देखिए जो हम इस वक्त तवानाई के बहरान में शिकार हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल है दुनिया में उसकी कीमत बढ़ गई, और आपको पता है कि इमरान खान साहब अपने आखिरी साल में 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके, जो कि तमाम की तमाम सामान तय्युश की इंपोर्ट थी, उसके नतीजे में 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा छोड़ गया, और वो 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा हमारे रिजर्व्स उड़ा गया सारे, और हम बिल्कुल थिन रिजर्व्स के ऊपर थे। और पिछला 1 साल हमने जैसे गुजारा है इंपोर्ट कंप्रेशन करके और अपने आउटफ्लोज को मैनेज करके, ये आप सब जानते हैं।
तो नतीजा ये है कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं था कि हम इंपोर्ट ऑफ फ्यूल जो है उसको मुकम्मल तौर पे पूरी तरह करें, और उससे फिर हमारे जो प्लांट्स हैं वो कम कैपेसिटी पे चल रहे थे। अगर हमारे पास रिजर्व्स हों आज भी तो कोई बिजली के अंदर शॉर्टेज नहीं है। और दूसरा मसला सर्कुलर डेट का है कि हमारे मुल्क के कुछ हिस्से, कुछ डिस्कोज ऐसी हैं कि जहाँ पे 100% रिकवरी है, कुछ डिस्कोज ऐसी हैं कि जहाँ 40% रिकवरी है, कहीं 55% रिकवरी है। मिसाल के तौर पे जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, हम 100% बिल पे करते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 40% और 50% बिल पे हो रहे हैं। अब जहाँ बिजली चोरी हो रही है उसकी कीमत भी हम अदा कर रहे हैं। तो ये इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता कि जब आप खसारा किए जाएं और आप बिजली पैदा कर रहे हैं खसारे के साथ और लोग उसके खिलाफ बिल भी ना दे रहे हों, तो रियासत का खसारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। ये एक चैलेंज है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रोफेशनल करें, डिस्ट्रीब्यूशन से लीकेजेस ख़त्म करें, और अगर ये नहीं होती तो इसको अगली जो हुकूमत आएगी उसको सोचना पड़ेगा कि क्या प्राइवेटाइज करने से हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। चूँकि जब तक हम बिजली के बिलों की मुकम्मल कलेक्शन नहीं करेंगे तो उस चोरी के लिए हमें फिर बिजली मजीद महंगी करनी पड़ती है, उस शॉर्टफॉल को, उस खसारे को पूरा करने के लिए। तो लिहाजा बजाय ये कि उस खसारे को, उस लीकेज को पूरा करने के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएं, मेरा ख्याल है अगली हुकूमत को रिफॉर्म्स पे फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम उस लीकेज को रोक सकते हैं ताकि उन लोगों पे इजाफी बोझ ना पड़े जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहे हैं। देखिए, चाइना के इस वक्त तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ तकमील की तरफ बढ़ रहा है। उसका रनवे मुकम्मल हो गया है और बाकी जो एयरपोर्ट है वो भी इस साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के पास एक इंटरनेशनल लेवल का नया एयरपोर्ट आ जाएगा और हमारा अब ये होगा फ़र्ज़ कि उसको हम ऑपरेशनलाइज करें। चाइना के साथ जो हमारा ताउन है वो बड़ा मल्टी फैसेटेड है, उसमें हर शोबे के अंदर हम ताउन कर रहे हैं। अब तो चीन हवाबाजी के अंदर एक मेजर प्लेयर बन गया है और चीन ने हवाई जहाज़, कमर्शियल जहाज़ भी तैयार कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम मुस्तकबिल में उससे भी फ़ायदा उठा सकेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि आखिरी जो हमारे जो ये 14 माह गुजरे हैं इस टर्म के, इसमें पाकिस्तान का जो टर्न अराउंड हुआ है उसका सबसे अहम पहलू यह है कि हमने CPEC में एतमाद बहाल किया है। दूसरे नंबर पे जो इकॉनमी डिफ़ॉल्ट के धाने पे थी, जिस इकॉनमी को हर कोई कहता था चंद हफ्तों में दिवालिया हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में कोई उसके डिफ़ॉल्ट होने की खबर नशर नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने टर्न अराउंड करके बहाली की तरफ डाल दिया है। तीसरी बड़ी अहमियत यह है कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाल दिया है। आज पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी बेहतरीन है, पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस से भी बेहतरीन है, पाकिस्तान के ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन से भी बेहतरीन है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी बेहतरीन है और पाकिस्तान के ताल्लुकात खलीजी ममालिक से भी बेहतरीन है। तो वो खारजा पॉलिसी जिसको इमरान खान तबाह कर गए थे, उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी साहब ने भी और सब ने टीम ने मिलकर रिपेयर किया है और उसको बहाल किया है। और लास्टली हमने पाकिस्तान की गवर्नेंस में ऑर्डर लाए हैं। आपको पता है कि 5-5 चेयरमैन CBR अब तब्दील हो रहे हैं, 5-5 सेक्रेटरी ख़जाना बदल रहे हैं, हर हफ्ते महीने के बाद वज़ीर ख़जाना बदल रहा है। हम पाकिस्तान की गवर्नेंस में ऑर्डर लेकर आए हैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस को दोबारा बहाल किया है और इसके नतीजे में आज दुनिया में पाकिस्तान का वकार और इमेज बहाल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।